अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक कहानी बल्कि एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर अपनी बात सामने रखता हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि किस चीज़ के ऊपर जो इशारा है वो आप समझ सकते हैं। 5 भक्त लोग बैठे थे या 5 लोगों की पंचायत बैठी थी, साथ में बॉटल भी थी। समझ गए होंगे आपके किधर चीज़ जा रही। और कहा जाता है कि ये बिहार की बात है, इसलिए कि सबसे पसमानदा रियासत जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है उसे बिहार के नाम से जानी जाती है, तो बिहार के ताल्लुक से ये कहा जाता है। तो कहानी यूँ है कि 5 लोग बैठे और आपस में बातचीत कर रहे थे, या चाय पे चर्चा हो रही थी, वैसा बॉटल पे चर्चा हो रही थी। ये हुआ कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जो भी लीडर आता है, चाहे वो जुमलेबाज हो या तड़ीपार हो या कोई और हो, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये 5 लोगों ने जब थोड़ा वक्त गुजर गया, तो उसके बाद ये लोग डिसाइड करें कि उसमें से किसी ने कहा कि हम अगर रियासत बिहार होना है तो इसके डेवलपमेंट की एक ही चीज़ हो सकती है कि हम बिहार वाले मिलके अमेरिका पे हमला कर देंगे। तो होगा ये इससे। तो किसी ने पूछा कि क्या होगा इससे, तो बोले कि हम हार जाएंगे, और जब हम हार जाएंगे तो अमेरिका आके हमारे पे कब्ज़ा कर लेगा या हमारे पे मुसल्लत हो जाएगा, जिस तरह अफ़गानिस्तान में मुसल्लत हुआ था, और बिहार का डेवलपमेंट यकीन हो सकता है। उसमें से जो बड़ी तादाद थी भक्तों की, उसने कहा कि भाई, भक्त है कुछ भी बोल सकता। तो भक्त ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करो अपन जीत गए तो बिहार अमेरिका की जिम्मेदारी कैसे निभा सकता। तो बात यह है कि बिहार अमेरिका पे कब्ज़ा करने की बात हो, या अमेरिका बिहार पे कब्ज़ा करने की, या अमेरिका से लड़ने की बिहार की बात हो, खैर भक्त है, आजकल कुछ भी बोल सकता है। वैसे इस हफ्ते भक्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, इसलिए कि वज़ीर आज़म बरतानिया ऋषि सुनाक बन गए। किसी ने कहा कि ऋषि सुनाक हिंदू है और अक़ीदतमंद हिंदू हैं। यकीनन हिंदू है, उससे हमारे को कोई वो नहीं है, लेकिन उनकी शहरियत यूके की है, या उनकी रिहाइश फ़िलवक़्त या सुकूनत उनकी जो है, उनकी कौमियत भी यूके की है। लेकिन भक्त ऋषि, चाहे ऋषि हो या कोई और हो, अगर इसमें ही देखेंगे तो जो बाइडन ऋषि सुनाक को जब मुबारकबाद देने का बात आया, तो जो बाइडन की ज़बान फिसल गई, और उन्होंने, अगर यहाँ पे हिंदू भक्त लोग अगर ऋषि सुनाक को हिंदू कहते हैं, तो ज़बानी लर्जिश ऐसी थी सदर अमेरिका की कि उन्होंने ऋषि सुनाक को रशीद बना दिया। वैसे ठीक है, देखेंगे ऋषि सुनाक वज़ीर आज़म बन गए, मगर जहाँ पे भक्त लोग इधर खुश हैं, तो वहाँ पर कुछ दिन पहले भी भक्त लोग ऐसे अमेरिका में, जो बाइडन जब अमेरिका के सदर बने, तो उसमें ये बात भी आई थी कि जैसे ही जो बाइडन ने कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हिंदी लफ्ज़ में बोल रहा हूँ कि जिस दम जो बाइडन ने कमला हैरिस को नायब सदर की हैसियत से उन्हें घोषित किया या उनका नाम का ऐलान किया, उसी वक्त है तो ऐसा दिखा कि कमला हैरिस भी सीधा सीधा कमला हैरिस के नाम से जो कमल था वो भक्तों को कमल दिखने लग रहा। हालांकि अगर देखेंगे तो कमला हैरिस के ख़यालात, चाहे वो कश्मीर को लेकर हों, कश्मीर यानी कश्मीर के सरहदी मसले को लेकर हों, या हिंदुस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स की मामला हो, उसको लेकर हिंदुस्तान की हुकूमत के बिल्कुल ही ऑपोजिट और बरखिलाफ़ उनके ख़यालात हैं। लेकिन फिर भी कमल, नाम में कमल दिख गया तो कमला हैरिस भी हमारी हो गई। ऋषि सुनाक जब जीत गए तो ऋषि सुनाक भी, हिंदू होने के नाम पे ऋषि सुनाक भी हमारे ही हो गए। हर बहरहाल एक बरतानिया का सिटीज़न है, एक अमेरिका के सिटीज़न हैं, और उन्हें उनके वतन से ही अब फ़िलवक़्त जो मौजूदा वतन है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, या उन्हें उनका वतन ही अज़ीज़ है। अब हिंदुस्तान वाले ऐसे हैं कि अपनी मासूमियत की वजह से कभी हिंदुस्तान को हर वक्त अपना ही नज़रिया दिखता है और हम खुश होते चले जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत अपनी जगह है। हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान के कल्चर से जो ऋषि सुनाक के बयानात आए हैं वो अपनी जगह, उनको वो अपनी जगह अपने अजीज़ हैं, लेकिन मुल्क के एतबार से उन्हें यूके ही उनका मुल्क रहेगा और वो यूके के लिए काम करेंगे। लेकिन हम
कभी कभी जज्बात में बह जाते तो ये चीज़ आती है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि चाहे वो ऋषि सुनाक हो या कमला हैरिस हो, यही कहेंगे कि भाई हम आपके हैं कौन, आप हमारे बारे में तो इतनी इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात आगे फिर रुकेगी कि हम आपके कौन हैं। तो ये मगर बहरहाल ऐसा है कि फिल वक्त बरतानिया के हालात जो हैं, लिज ट्रस ने 45 दिन में अपनी गद्दी छोड़ दी, इसलिए कि वो उनको ऐसा लगा कि ये जो फिल वक्त जो बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा है बरतानिया, उसको सुधारना बहुत ही नामुमकिन है। अशियाए ज़रूरिया एक तरफ लोगों को परेशान करके रखी, तो तनख्वाहों की या उजरत का मामला दूसरी तरफ परेशान करके रखा है। तो तीसरे कोने में अगर देखेंगे तो सर्दी के वजह से जो हीटर्स चलाए जाते हैं, उसके यूक्रेन वॉर के वजह से बोलिए आप, जो बरखी बिल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, उसमें आवाम काफ़ी हद तक परेशान है, बल्कि आवाम की कमर टूटती चले जा रही। मईशियत के एतबार से अगर देखेंगे तो पाउंड स्टर्लिंग ख़तरनाक मोड़ पे है, वो बचाना भी बहुत ज़रूरी है, या बहुत अहम, सबसे अहम काम ऋषि सुनाक का यही है। और चंद अहम काम जो हैं ऋषि सुनाक के, उसमें अगर देखेंगे तो मसाइल हैं जो उन्हें निपटना है, बजाय इसके कि हिंदुस्तान से वाबस्तगी या हिंदुस्तान की शहरियत को बताने के लिए। जो लोग यहाँ पे भक्त परेशान हैं ऋषि सुनाक को लेकर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी भक्त के जो छोटे भाई हैं चख्त, वहाँ पे वो लोग भी कहने लगे कि ऋषि सुनाक गुजरानवाले के हैं, और वो गुजरानवाला फिल वक्त पाकिस्तान में है। अगर ऋषि सुनाक की तारीख देखेंगे तो गुजरानवाला पाकिस्तान में है, लेकिन ऋषि सुनाक के दादा जो थे वो 1935 में नैरोबी को चले गए थे गुजरानवाले से निकल के, और उसके बाद गुजरानवालों को आज भी ये नहीं मालूम कि ऋषि सुनाक का ताल्लुक गुजरानवाले से है। ऐसे तो लोग हैं पाकिस्तान में। खैर, वैसे देखेंगे तो 42 साल ऋषि सुनाक हिंदुस्तान के दामाद ज़रूर हैं। NR नारायण मूर्ति जो चेयरमैन इन्फोसिस है, उनके दामाद होते हैं। दिवाली ख़त्म हो गई है, दिवाली की मिठाई भी ख़त्म हो गई है, लेकिन लंदन से इंडिया अगर हम वापस आएंगे, ये तो ऋषि सुनाक की बात थी, ऋषि सुनाक के मसाइल की बात थी, ऋषि सुनाक से मोहब्बत की बात थी जो भक्त लोगों को दिख रही थी, लेकिन फिर वक्त ऐसा लग रहा है कि ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम को जितना बचाने में लगे हुए रहेंगे, उनका नज़र अभी हिंदुस्तान पे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे पड़ने के। दिवाली ख़त्म हो गई। दिवाली में एक धमाका उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो दूसरा धमाका यहाँ पे हुआ। वो ये हुआ कि कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सदारत की कुर्सी संभाल ली है। ये तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन तेलंगाना में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा दोबारा आगाज़ हुआ और तेलंगाना में दाखिल हो गई। दिवाली की छुट्टी लिए थे, दिवाली की छुट्टी के बाद फिर से तेलंगाना में यहाँ पे आ गए हैं, और सभी भारत जोड़ो यात्रा, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सबको मिलाने की एक बात करते राहुल गांधी आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। कन्याकुमारी से निकलते यहाँ तक पहुँच गए हैं, और भारत को जोड़ने की या फिर से हिंदुस्तान को वापस अपनी उसी नहज पे लाने की, उसी डगर पे लाने की कोशिश में लगे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। आवाम जिस तरीके से उनका साथ दे रही है, उससे यही ऐसा महसूस हो रहा कि फिल वक्त जो मरहम लगाने का काम है वो डॉक्टर राहुल गांधी यहाँ पे कर रहे हैं। राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पैदल दौरा है या यात्रा है, ये 150 दिन में ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, और वो नीचे की जुनूबी हिंद से निकल के तेलंगाना तक तो पहुंच गए हैं। और जिस तरह सरों का समंदर उनके साथ दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की हवा खारिज होते चले जा रही है। 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई थी और 12 रियासतों का इहाता करते हुए ये कश्मीर तक जाने वाली है। अब भक्त की हवा हो या किसी और की हवा हो, ये खारिज होना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी तो है, और लेकिन राहुल गांधी का जो सियासी मुस्तकबिल है शायद इस यात्रा से बदल जाएगा। अगर यात्राओं की ही हम बात करेंगे तो तारीख़ के एतबार से अगर हम देखेंगे तो 18 अप्रैल 1951 को शिवरामपल्ली इलाके, हैदराबाद के जो शिवरामपल्ली इलाका है आराम घर के करीब,
वहाँ से विनोबा भावे की एक यात्रा शुरू हुई थी, पैदल यात्रा। वो शुरू हुई थी हैदराबाद से पनवर जाने की ये यात्रा थी, महाराष्ट्र तक उनने अपने आश्रम पे जाने की बात थी। यहाँ पे जो जुल्म हो रहा था हैदराबाद में या रियासत आंध्र प्रदेश में, कम्युनिस्टों का जो जुल्म हो रहा था ज़मीन को लेकर, उसमें ये बात यात्रा शुरू हुई थी विनोबा भावे की। पोचमपल्ली नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ देर तवक़ुफ़ की थी ये यात्रा। वरंगल और नलगुंडा ख़ास तौर पे ये दो अज़ला में ज़मींदारों के ख़िलाफ़ ये यात्रा थी, बड़े बड़े ज़मींदारों के ख़िलाफ़ ये यात्रा होने की वजह से विनोबा भावे को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, उस वक्त रामचरण रेड्डी ने इस यात्रा को या विनोबा भावे की यात्रा को देखकर 100 एकड़ अपनी ज़मीन में से 100 एकड़ ज़मीन गरीबों में बांटने के लिए दी थी। उसी के बाद से भूदान आंदोलन या भूदान ज़मीनात का जो आंदोलन शुरू हुआ था, शायद इसीलिए उसके बाद से शुरू हुआ था। लेकिन यात्रा की बात हो रही तो मैं आगे और यात्राओं का जिक्र करूंगा। विनोबा भावे की यात्रा सोशल जस्टिस के लिए थी। उसके बाद उसकी कॉपी करते हुए एनटी रामाराव निकले और एनटी रामाराव को बहुत ही ज़्यादा सियासी फ़ायदा हुआ था। एनटी रामाराव अपनी चैतन्य रत्नम पर सवार होकर 75,000 किलोमीटर की यात्रा किए थे। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन के नजर आए। एनटी रामाराव को देखकर, एनटी रामाराव की यात्रा को देखकर या चैतन्य रथम को देखकर टोयोटा को कन्वर्ट करके अडवाणी जी भी एक निकले थे, सोमनाथ से निकले थे, अयोध्या पहुंचे थे और हैदराबाद आने का भी प्लान था। लेकिन बिहार में लल्लू प्रसाद यादव ने उनकी यात्रा को पंक्चर कर दिया और वहीं पर ही रोक दिया था। लेकिन यात्रा हैदराबाद तो नहीं आई थी, लेकिन हैदराबाद में बहुत ज़्यादा चूँकि पंक्चर हो गई थी यात्रा, हैदराबाद में बहुत सारा नज़्म व नस्क़ का प्रॉब्लम हुआ, क़त्ल व गारिदगिरी हुई, लूटम लाट हुई थी उस वक्त। लेकिन ये विनोबा भावे के बिल्कुल बरअक्स ये यात्रा थी अडवाणी की, जो पूरा बर्बाद करके छोड़ी थी। उसी का खुमियादा आज दिल्ली में बैठ के जो लोग मज़े उठा रहे हैं, अगरचे कि वो गोशा नशीन हो गए हैं, अडवाणी कहाँ हैं उनका पता भी नहीं चल रहा, लेकिन ये चीज़ खून खराबा के बाद से शुरू हुई थी और आज वही लोग हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन यात्रा, अडवाणी की यात्रा अपनी जगह है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक यात्रा निकली थी 2009 में। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने 1470 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। चिवड़ला, जो फिर तेलंगाना हैदराबाद से 50 किलोमीटर पे है, वहाँ से निकल के इच्छापुरम में उस वक्त जब सैलाब आया था, तो उस सैलाब ज़दा इलाके में वो अपनी 1470 किलोमीटर की यात्रा पूरी किए थे। 2004 में वो चीफ मिनिस्टर बन के आगे अपनी कुर्सी चीफ मिनिस्ट्री संभाल लिए थे। 2009 में इलेक्शन आया, फिर 2012 में जब फिर से इंतखाबात आए, 2014 के इंतखाबात की जब तैयारी शुरू हुई तो 2012 में चंद्रबाबू नायडू ने 2800 किलोमीटर का पैदल दौरा शुरू किया था और 2 साल चलने के बाद 2014 में वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। बहरहाल यात्रा और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हो या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, तारीख बता रहा हूँ मैं आपको कि 2019 में जब 2014 से 2019 तक चंद्रबाबू नायडू की चीफ मिनिस्ट्री चल रही थी, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भी अपनी यात्रा शुरू की थी 2019 में। 3650 किलोमीटर की ये यात्रा थी। उसके बाद 2019 में ही जब इलेक्शन हुए तो जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश की हैसियत से फिर वो अपना हलफ लिए थे। अगर यात्राओं की बात हो रही, जब अडवाणी की बात हुई थी, तो फिर एक यहाँ पर भी एक बैलवंडी यात्रा शुरू हुई थी 2021 में। 4 मरहले गुजर गए, लेकिन क्या होने वाला है, बैल का क्या होने वाला है या यात्रा का क्या होने वाला है, आप लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते। वैसे अगर देखा जाए तो फिल वक्त जो यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, शायद लंपी वायरस की वजह से गाय बीमार हो गई तो ये यात्रा भी फिल वक्त रुकी हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बात ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि फिल वक्त आवाम को ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है कि अभी 2 दिन पहले जो 15 करोड़ रुपए टीआरएस के 4 एमएलएस को ख़रीदने के लिए, या बल्कि मनगुड़ इलेक्शन से पहले एक ऑपरेशन लोटस का जो बीजेपी एक ऑपरेशन चला रही है, उसके ऊपर पुलिस रेड करके 15 करोड़ रुपए नकद रकम वहाँ पे जमा किए। तो और ये भी कहा गया है कि आगे चल के कि हर एमएलए को 100-100 करोड़ रुपए का पेशकश भी किया गया है। अब ये
साबित कैसा होगा ये अपनी जगह है, लेकिन 15 करोड़ रुपए कैश और 100 करोड़ रुपए फी एमएलए अगर बीजेपी देती है तो ये पैसे, इतनी भारी रकम सियासी जमात के पास कैसा आई? पुजारियों का इस्तेमाल हुआ है पैसे देने के लिए, लेकिन क्या ये पैसे 600 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये होने की वजह से हुआ है? या अंबानी अडानी तो अपनी जगह है, लेकिन किर्लोस्कर मोटर्स का एक बयान आया है, तो मैं वो यहाँ बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि किर्लोस्कर कंपनी या किर्लोस्कर मोटर्स कर्नाटका में एक टोयोटा के जो गाड़ियाँ बनते हैं वो बनाती है, और किर्लोस्कर ने अपने बयान में कहा है कि किर्लोस्कर मोटर्स को सिर्फ 52 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी बेचने पर किर्लोस्कर मोटर्स को सिर्फ 40,000 रुपये मिलते हैं। 1 लाख रुपए एजेंट को मिलते हैं जो गाड़ी बेचता है, और गवर्नमेंट को जो मिलते हैं वो 18 लाख रुपए टैक्सेस की शक्ल में। एक 52 लाख की गाड़ी बेचने पर गवर्नमेंट की होने वाली आमदनी 18 लाख होती है। तो क्या ऐसे 18 लाख रुपए जो जमा किए जाते हैं या हमारे से जो उसूल किए जाते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स की जो रकम होती है, क्या ये रकम 15 करोड़ में तब्दील हो गई है? वैसे तो 15 लाख रुपए देने का वादा था हर एक आदमी को, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो 15 करोड़ रुपए कैश मिलता है या 100 करोड़ रुपए फी एमएलए को देने की पेशकश की जाती है, क्या ये पैसे हमारे से ऐंठे हुए पैसे हमारे ही को या आवाम को, वोटरों को ख़रीदने के लिए दिए जा रहे हैं? ये आवाम को सोचना ज़रूरी है। मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं, ताकि आप ये रकम जो 52 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर पे 18 लाख रुपए गवर्नमेंट को होने वाली टैक्सेस की शक्ल में होने वाली आमदनी है, और जो वोट ख़रीदने के लिए जो रकम दी जा रही है, वैसे हवाले का धंधा भी अगर देखेंगे तो काफ़ी हद तक काफ़ी उरूज पे है। मैं समझता हूँ कि 10-15 करोड़ रुपए हवाले के ऑपरेटर्स के ज़रिए भी पुलिस ने पकड़े हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑपरेशन लोटस है, जो ईमानदारी की सरकार चलाने की बात है, वो किस हद तक ईमानदार है। जब वोट खरीदने का मामला आता है तो अपनी ईमानदारी की जो रेत की इमारत बना के रखे थे वो मुनहदिम बल्कि ढेर होती नज़र आ रही है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।